हेलो बच्चों, कृष्णा एक्सप्लेन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आप ध्यान दें, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी वसंत का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और साथ ही साथ पाठ का सारांश भी। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका पूरा पाठ है बच्चों। आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और चाहे यहाँ से भी। जैसे ही यहाँ पर ये पाठ जो है पूरा होता है, हम आपको लिए चलेंगे पाठ के सारांश पर और साथ ही साथ बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहें कक्षा 8 हिंदी वसंत के सारे पाठों के प्रश्नोत्तर हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है और इस पाठ के लेखक का नाम है कामता नाथ। यहाँ पर शुरू हो जाते हैं इस पाठ के प्रश्न, जिनका उत्तर हम आपको अभी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश। तो बच्चों आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ। और हम आपको बता रहे हैं पहले पाठ का सारांश और उसके बाद बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारियां करें। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश। लाख की चूड़ियाँ कामता नाथ की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के कुटीर उद्योगों की पीड़ा का वर्णन किया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करता था। कौन? कामता नाथ। बात किसकी की जा रही है? लेखक की। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करता था। उसमें मामा के गांव में सबसे ज़्यादा बदलू मामा अच्छे लगते थे, यानी कि लेखक को बदलू मामा सबसे अच्छे लगते थे। अन्य बच्चों की तरह ही वह भी उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू जाति के मनिहार थे। मनिहार का मतलब क्या होता है? चूड़ियाँ बनाने वाला। जिसके पुश्तैनी पेशा चूड़ियाँ बनाने का था। बदलू का मकान ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। क्या काम था बदलू का? चूड़ी बनाने का। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें पिघला कर लाख को सलाख के समान पतला कर चूड़ी का आकार दिया करता था। चूड़ी का आकार देकर बेलन नुमा मुंगेरियों पर रखकर गोल और चिकना बनाता और उन्हें रंग चढ़ाकर बेचा करता था। कौन? बदलू। बदलू एक ऊंचे मचिए पर बैठकर अपना काम किया करता था। दोपहर में लेखक का समय बदलू के पास ही बीता करता। बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की बहुत खपत भी थी। तो समझ गए ना बच्चों, बदलू क्या करता था? चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और अगल बगल या आसपास के सभी गांवों में उसकी चूड़ियों की अच्छी खासी खपत थी। गांव की सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती और पास वाले गांव में भी उसकी अच्छी मांग थी। बदलू स्वभाव से तो सीधा था, लेकिन शादी ब्याह के अवसर पर जिद पकड़ लेता था। कपड़े, अनाज, पगड़ी और रुपए लेकर ही छोड़ता। बदलू कांच की चूड़ियाँ देखकर चिढ़ जाता और दो चार बातें भी सुना देता था। बदलू लेखक की अच्छी खातिरदारी करता। गाय का दूध और आम के फसल के समय वह आम खिलाता। लेखक को लाख की एक दो गोलियां भी देता था। लेखक कुछ वर्षों तक मामा के गांव नहीं गया। उसके पिता की बदली किसी अन्य शहर में हो गई। लेखक 8-10 वर्षों बाद मामा के गांव में गया। मामा के गांव में सभी औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियों को देखा। किसने? लेखक ने। एक दिन बरसात में मामा की लड़की फिसल कर गिर गई। उसके हाथ में कांच की चूड़ी कलाई में घुस गई। लेखक को मरहम पट्टी करानी पड़ी। सहसा उसे बदलू मामा की याद आई। बदलू मामा के घर जाने पर वह लेखक को पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि वह काफ़ी वर्षों बाद उसके घर गया था। बदलू ने अपना काम बंद कर दिया था। गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो चुका था। बदलू को खांसी की शिकायत थी। मशीनीकरण के युग में कारीगरों के रोजगार छिन गए हैं। बदलू
लेखक की आवभगत करना नहीं भूलता, वह उसे आम खिलाता है, लेकिन महंगाई की मार के कारण उसे गाय बेचनी पड़ी। बदलू नए युग में भी हार नहीं मानी, यानी कि बदलू ने नए युग में भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर जो है बच्चों, ये था इस पाठ का सारांश जो हमने आपको बताया। आप इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें और पाठ को भी एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको जो यहाँ पर सारांश बताया गया और पाठ के प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद बच्चों चलिए शुरू कर लेते हैं, इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आप ध्यान दें, अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न आपका, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा, क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू मामा कहने लगा। चलिए उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर देख लेते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था, उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। आई बात समझ में? क्योंकि लेखक के मामा के गांव का था बदलू, इसलिए उसे मामा कहना चाहिए था, लेकिन गांव के सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे उसे सब काका कहते थे, तो बदलू को लेखक भी काका कहने लगा। ये था यहाँ पर जो है पहले प्रश्न का उत्तर जो आपने देखा बच्चों, इसे याद करें। दूसरा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो आप समझे क्या, आपने पाठ में पढ़ा होगा वस्तु विनिमय क्या है बच्चों। उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। क्यों नहीं लिए जाते थे बच्चों? क्योंकि उस जमाने में पैसे का प्रचलन नहीं था, सिक्के नहीं थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु लिया दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। तो आई बात समझ में? आजकल जो है किसी भी वस्तु को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसे या रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन पुराने समय में जब बात की जा रही है बदलू के समय की, तो उस समय क्या होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लिया दी जाती थी। इसे कहते थे वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। तो ये था आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर आपने देखा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। व्यथा का मतलब समझते हैं ना, किस पीड़ा की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पर जो है उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर दूसरे या अन्य व्यवसाय को अपनाने को विवश हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों कि जब से मशीनी युग का आरंभ हुआ तब से कई लोग बेरोजगार हो गए और कारीगरों के हाथों से काम छिन गया, क्योंकि जहाँ पर 10 या 20 मजदूर या लोग काम करते थे वहाँ पर एक ही मशीन कम समय में भी बहुत सारा काम कर लेती है। इसलिए यहाँ पर लेखक को लगता है कि मशीनी युग ने लोगों को बेरोजगार कर दिया। आगे चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, और इसमें पूछा है बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। यानी कि बदलू के मन की जो पीड़ा थी लेखक उसको समझ गया था। तो कौन सी व्यथा थी? उत्तर लिखेंगे, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती रही, यानी कि परेशान करती रही।
बदलू के मन में इस बात की व्यथा यानी कि पीड़ा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेकों कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी, यानी कि लेखक समझ गया था कि बदलू जो है काफ़ी परेशान रहने लगा है। अगला प्रश्न है बच्चों, 5वां प्रश्न है, मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। यानी कि मशीनी युग से जब मशीनों से काम शुरू हो गया तो कारीगरों के जीवन में, सभी के जीवन में प्रभाव आया। तो यहाँ पर बदलू के बारे में पूछा है, उत्तर आप लिखेंगे मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, यानी उसकी चूड़ी बनाने का जो कारोबार था वो बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये 5वां प्रश्न है आपका, उसका उत्तर लिखें। और 6ठा प्रश्न है बच्चों, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। और यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। और लाख से और क्या क्या बनता है, लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भाषा की बात के कुछ प्रश्न हैं बच्चों, इन्हें आप ध्यान देंगे। बदलू को, 7वां प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो थी कांच की चूड़ियों से। आप ध्यान दें, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो थी कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो आप क्या समझे इस प्रश्न में, एक तरफ तो जो है बदलू जो है कांच की चूड़ियों की तारीफ करता है और दूसरी तरफ उन्हीं से चिढ़ भी करता है। तो यहाँ पर दो बातें एक साथ हो रही हैं इस प्रश्न में। तो आप ध्यान देंगे, ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतर ही अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो ये आपका प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है बच्चों। 7वां प्रश्न है, उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे व्यंग वाक्य और यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे अब पहले जैसी औलाद कहाँ। और व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या में लिखेंगे आप व्याख्या और हेडिंग डाल देंगे। आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उसके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतानें बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। तो इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख के लिखें, अच्छे से लिखें, याद भी करें। और 8वां प्रश्न आता है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है कि नहीं है। बदलू क्या है, इस कहानी में एक पात्र है। और भाषा की बात यानी व्याकरण की दृष्टि से अगर कहें तो ये क्या है, एक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं ना। तो बदलू क्या है, कहानी की दृष्टि से तो एक पात्र है और व्याकरण की दृष्टि से क्या है, एक संज्ञा शब्द है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। और कौन कौन से होते हैं संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ध्यान देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय आदि। और जातिवाचक संज्ञा चरित्र, स्वभाव आदि। और वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञाएं। और भाववाचक संज्ञा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और नहीं आकार या वजन, परंतु उनका अनुभव होता है। तो पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो आपने यहाँ से लिखनी है पाठ में से इसी प्रकार से 3 प्रकार की संज्ञाएं लिखनी है। उत्तर आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, हेडिंग डाल देंगे और नाम लिखेंगे बदलू, वेलन, मचिया। और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखेंगे आदमी, मकान, शहर। और भाववाचक संज्ञा के लिखेंगे स्वभाव, रुचि और व्यथा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना उत्तर। और अगला प्रश्न है बच्चों, 9वां प्रश्न, गाँव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को समय और वक़्त कहता है, उम्र को वय, आयु कहता है। इसी तरह से अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो या अर्थ में नहीं। तो यहाँ पर आप उत्तर में क्या करेंगे, रूप में परिवर्तन वाले शब्द लिखेंगे, जैसे इंसान। और कई लोग क्या कहते हैं, मनुष्य। रंज को क्या कहते हैं, दुख भी कहते हैं। गम को मायूसी कहते हैं। जिंदगी को जीवन भी कह सकते हैं आप।
और औलाद को संतान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको कक्षा 8 हिंदी वसंत के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर की जो वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बच्चों इसके साथ ही लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं फिर अगले पाठ में कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।